नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। आप देख रहे हैं लोकतंत्र। बिहार के बाद अब पश्चिम बंगाल में भी विशेष मतदाता सूची में आपको बता दें कि संशोधन को लेकर विशेष प्रयास शुरू हो गए हैं और इस बाबत पश्चिम बंगाल में विशेष संशोधन कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें मतदाता सूची को अपडेट करने पर जोर दिया जा रहा है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता और बीजेपी विधायक शुभेंदु अधिकारी ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्यक्रम यानी कि इसका स्वागत किया है और उन्होंने ममता सरकार पर राज्य में अवैध लोगों को सूची में शामिल करने का आरोप लगाया है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि ये एक अच्छा कदम है और इससे पारदर्शिता आएगी। जिन अवैध प्रवासियों ने देश की मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा लिया है, उन्हें चिन्हित किया जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि जिन लोगों ने फर्जी आधार कार्ड और पहचान पत्रों के जरिए खुद का नाम मतदाता सूची में शामिल कराया है, उनके नामों को सूची से हटाया जाना चाहिए। शुभेंदु अधिकारी पहले भी आरोप लगा चुके हैं कि बांग्लादेश से आए अवैध प्रवासियों ने बंगाल में खुद को मतदाता सूची में दर्ज करा लिया है। उन्होंने इसकी पहचान कर नाम हटाने की मांग की है। उन्होंने कहा था कि बंगाल में भी विशेष गहन पुनरीक्षण होना चाहिए। रोहिंग्या लोग जैसे जो उन्होंने फर्जी आधार कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र के जरिए खुद को पंजीकृत करा लिया है, उन्हें भी पहचाना जाना चाहिए। अधिकारी ने जोर देते हुए कहा है कि भारत की मतदाता सूची में केवल भारतीय नागरिकों के नाम होने चाहिए। गौर करने वाली बात यह है कि पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। विपक्षी दलों का आरोप है कि बिहार में मतदाता सूची के संशोधन को लेकर हो रहे विवाद के पीछे एक मकसद है पश्चिम बंगाल को निशाना बनाना। बता दें आपको कि उनका आरोप है कि सत्तारूढ़ दल अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए मतदाता सूची में हेरफेर करने की कोशिश कर रही है। दरअसल बिहार में मतदाता सूची की स्क्रीनिंग पर मचे राजनीतिक कोहराम के बीच चुनाव आयोग ने साफ किया है कि ये कवायद देश के हर राज्य में की जाएगी। इसमें घर घर जाकर मतदाताओं की पुष्टि की जाएगी। इसके जरिए चुनाव आयोग ये सुनिश्चित करना चाहता है कि कोई गैर भारतीय वोटर लिस्ट में न रहे। चलिए इस विषय पर तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ श्याम प्रकाश जाटव जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। स्वागत है सर आपका। सुमित मेहरोत्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं टीएमसी के। आपका स्वागत है सुमित जी। और सुनील अत्री जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि नेता है कांग्रेस पार्टी के। आपका भी सुनील जी बहुत बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत हमारे साथ जाटव जी जुड़े हुए हैं, श्याम प्रकाश जाटव जी, उनके साथ ही करते हैं। सर देखिए, आप लोगों को क्यों ऐसा लगता है, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी ये कह रहे हैं कि देखिए पश्चिम बंगाल में जो विशेष संशोधन कार्यक्रम चलाया जा रहा है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मौजूदा सरकार ने रोहिंग्याओं को बसाने का काम किया है, उनका फर्जी आधार कार्ड बनवाने का काम किया है, उनको पहचान पत्र दिलवाने का काम किया है। देखिए, लगभग 22 वर्ष से देश में जो वोटर लिस्ट है उसमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया गया और अभी इलेक्शन कमीशन ने इस चीज को महसूस किया कि अब ये संशोधन किया जाना चाहिए। जो लोग गिरफ्तार हो गए हैं, अब जी नहीं है दुनिया में, उनके नाम काटे जाएं। जो लोग अपने जिस जगह से वोट बना हुआ है उस क्षेत्र में नहीं रह रहे, उनके भी नाम काट करके जहाँ पर हैं, वो कई लोगों ने तो कई जगह पे वोटर बनाए हुए हैं, वोटर कार्ड बनाए हुए हैं। तो ये सब जो है, जो खामियां हैं उसको दुरुस्त किया जाए। और जब हमारा विपक्ष जो है वो इलेक्शन कमीशन के ऊपर तमाम तरीके से आरोप प्रत्यारोप लगाता ही रहता है, तो ऐसे में अगर संशोधन हो रहा है सूची में, उसमें इनको क्या परेशानी है? अब इसमें कौन लोग रहेंगे कौन लोग नहीं रहेंगे वो इस बनने के बाद पता लगेगा।
यहाँ तो ये आकलन करने की आवश्यकता नहीं है कि कौन रहेगा, रोहिंग्या रहेंगे नहीं रहेंगे। रोहिंग्या क्यों होंगे, उनके तो कार्ड में नाम होने ही नहीं चाहिए, इलेक्शन वोटर में लिस्ट में नाम होने ही नहीं चाहिए, तो उसको लेकर के क्यों परेशान है ये विपक्ष। अगर वो लोग जो यहाँ पर 2003 से पहले हैं उनकी सूची में नाम आए, या उनके पेरेंट्स जो है, अगर उनके पास कागज नहीं है, उनके पेरेंट्स के नाम के आधार पर जो है उनके सूची में नाम आ जाएंगे। मगर इस पर विवाद करना, इस पर तो मैं समझता हूँ कि विपक्ष को खुश होना चाहिए कि पारदर्शिता आएगी, और जो वोट संभवतः जरूरी नहीं है कि वो ये मांग करके ठीक है, मैं लौटती हूँ। सुमित जी, मतदाता सूची का पुनरीक्षण हो रहा है, तो इसमें विवाद की क्या जरूरत है, इसमें इतना बवाल खड़ा करने की क्या जरूरत है? नेहा जी देखिए, शांत प्रकाश जाटव जी भी कह रहे थे कि आप लोगों को खुश होना चाहिए कि एक अच्छा कार्य हो रहा है, छटाई का काम हो रहा है। तो ये 2014 में क्यों नहीं हुआ, 2019 में काम क्यों नहीं हुआ, 2000 ये जब राज्य के चुनाव आए तभी क्यों? तो ये 2019 में ही होना चाहिए था ना लोकसभा। जिस लोकसभा में वोटर जिसने वोट दिया, आपकी सरकार बन गई, सब कुछ हो गया। अब आप राज्य के चुनावों में जब आ रहे हैं तो छेड़खानी करना है, हमें हटाने नाम हटाने ताकि वोट देना पाए। ये केवल और केवल भाजपा की चाल है, इसमें कामयाब नहीं होंगे, चाहे बिहार हो चाहे बंगाल हो। मैं निश्चित तौर पे कहता हूँ ये हम कतई नहीं होने देंगे। आप करिए ना, आप डाटा दीजिए महाराष्ट्र का क्यों नहीं देते, जहाँ गड़बड़ी करी आपने। आपको गड़बड़ी करनी है, आपको चुनाव जीतना, केवल सत्ता हासिल करनी है, केवल सत्ता हासिल नहीं, करनी है। आपको नहीं लगता इससे पारदर्शिता ज्यादा आएगी? क्या पारदर्शिता आ जाएगी मुझे बताइए। जो वोटर है जिसने 2019 में वोट दिया, 2014 में वोट दिया और 2021 में हमें विधानसभा में वोट दिया, क्या हुआ? वोट तो इन्हें भी मिला था, वोट तो इन्हें भी मिला था ना, या नहीं मिला था इन्हें वोट? तो आज ये अरे शांत प्रकाश जाटव जी, केवल आप लोग मतदाता सूची में गड़बड़ी करने के लिए हैं उसमें, ताकि आपको वोट मिल जाए। कैसे गड़बड़ी होगी बताइए ना। इसमें तो ये है कि भाई पुनरीक्षण का कार्यक्रम हो रहा है, जो वोटर नहीं है, जो असल में वोटर यहाँ के नहीं है, उनको छाटा जाएगा। इसमें गड़बड़ी का कहाँ तक, मतलब कैसे आशंका आप लोग जता रहे हैं? थोड़ा सा डिटेल में बताइए ताकि हमारे दर्शकों तक पहुंच सके आपकी बात। नेहा जी आप मुझे एक बात बताइए, इन्होंने महाराष्ट्र में क्या गेम करा? नहीं, मुझे आप पश्चिम बंगाल का बताइए ना सर। नहीं, मुझे बताइए ना, कैसे गड़बड़ी कैसे करा लेगी भारतीय जनता पार्टी? अरे आप इन लोगों को ये मालूम है कि ये वोट हमें मिलना नहीं है, पहले काट दो। आज मुझे बताइए कि बिहार के अंदर आपने जो छटनी करी है चुनाव जीतने के लिए, कई लाख वोटर, आपने 8 लाख वोट उसमें काटने की कोशिश है। क्यों काटेंगे आप? क्यों काटेंगे आप? किस लिए काटेंगे? क्या 2014 में आपको वोट नहीं मिला था, 2019 में वोट नहीं मिला था जो आप काटेंगे? कभी आप कह रहे हैं कि इनका भी वोट है, तो कभी आप कह रहे हैं कि इनको पहले से ही पता है कि इनका वोट नहीं है। मतलब 8 लाख, मैं सुनील जी का रुख कर लेती हूँ। सुनील जी, क्या ये ऐसे तय किया जा सकता है कि ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी करवा रही है, जो भी करा रही है, और अगर ये करा रही है तो ये हमारा इनका, यानी कि इनका वोट नहीं है, ये दूसरी पार्टियों का वोट काट रही है, ये तय कर अपने आप तय कर लेंगे क्या ये? नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार सर, बोल रहा हूँ। आवाज सुन रहे हैं आप? जी जी जी। ऐसा है कि इलेक्शन आयोग, जो चुनाव आयोग है, मैं मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा जी, कि चुनाव आयोग जो है एक नंबर का बेईमान और भ्रष्ट अधिकारी इसमें सारे सम्मिलित हो चुके हैं, और ये भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को आगे चलाते हैं। इनको कोई भी अधिकार नहीं है कि किसी से भी ये वोटर आईडी के अलावा कोई और कागज मांग पाए। सुप्रीम कोर्ट ने आज मोदी सरकार के ऊपर एक बहुत तगड़ा तमाचा मारा है कल। इनको ये इतने बेशरम और बेगैरत हो चुके हैं, इनकी खाल इतनी चमड़ी मोटी हो चुकी है कि इनको बेइज्जती का मालूम ही नहीं पड़ता, बेइज्जती क्या होता है, उसको भी मास्टर स्ट्रोक बोलते हैं ये लोग। तुम जो इलेक्शन आयोग तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास सारा सिस्टम है, तुम 15-15 दिन 20-20 दिन तो उसका वोटिंग डालने के बाद परसेंटेज नहीं देते। तुम्हारा चंडीगढ़ में वो पकड़ा गया था, क्या कहते हैं वो, एक जो उसको रद्द कर रहा था वोटिंग, उसको मेयर के चुनाव में कोई एक्शन ही नहीं होता। मतलब ये लोग चोर उचक्कों की सरकार है, और मोदी जो है वो खुद एक नंबर के भ्रष्ट बेईमान है। मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, किसी को अगर मेरे पे जरूरत हो मेरे पे केस कर सकता है, फालतू नहीं बोलेगा मेरे बीच में, क्योंकि हम जब उनकी सुनेंगे हम नहीं बोलेंगे। इन लोगों को बिल्कुल शर्म नहीं है। देश में जो है एक तरीके के एक घोषित इमरजेंसी लगाई हुई है, बेशर्मी की हद हो रखी है
औरतों की ये लोग इज्जत नहीं करते। खुद प्रधानमंत्री ने नहीं करी, अपनी बीवी की इज्जत नहीं करी। ओ दीदी 50 लाख की गर्लफ्रेंड, ये बेशरम। अरे यार, चौथी पास हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम अपनी तो डिग्री दिखा नहीं पा रहे और लोगों से तुम कागज मांग रहे हैं। बेशर्मी की बात है। मतलब शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। और भारतीय, मैं बिल्कुल क्लियर कह रहा हूँ, चुनाव आयोग एक नंबर का चोर, मक्कार, बेईमान चुनाव आयोग है। सरकार जिस दिन पलटेगी उस दिन ये जेल के अंदर पाएंगे। चुनाव आयोग तो तब भी वही था जब आपकी सरकार थी। टीएन सेशन का नाम सुना आपने? याद है या मालूम है आपको? टीएन सेशन का नाम सुना? नहीं, मुझे आप ये बताइए ना, बाकी भी तो आपके मैंने कई राज्यों में आपकी सरकारें अगर आती है मेरा- तो क्या चुनाव आयोग में उसकी उन राज्यों में चुनाव आयोग की भूमिका नहीं होती? तेलंगाना में अगर आपकी सरकार बनी तो क्या वहाँ पे चुनाव आयोग ने चुनाव नहीं कराए? परसेंटेज का फर्क होता है ना, मैनिपुलेशन का फर्क होता है, परसेंटेज का फर्क होता है। कई जगह नहीं हो पाती वो। हाँ, जो आपके उपचुनाव होते हैं उसमें हमेशा जो है भारतीय जनता पार्टी हारती है, लेकिन जो मेन होता है उसमें जिता देते हैं। कई बार पड़ोसी के लड़के को पीटने के लिए अपने लड़के को भी दो चाटे यूपी में मारने हाल पड़ ही में जाते हैं। उपचुनाव हुआ सर, भारतीय जनता पार्टी के पास ज्यादा सीटें आई। भाई मैं कह रहा हूँ कि कुछ भी हो रहा है, लेकिन पारदर्शिता क्यों नहीं है ये बताइए ना आप। नहीं तो यही अगर तो चुनाव पारदर्शिता आयोग- लाने की मेरी तो बात बात सुनिए, की मेरी जा बात रही है। सुनिए। यही तो कहा जा रहा है मेरी कि बात देखिए इससे सुनिए, पारदर्शिता ऐसा आएगी। है, ऐसा है, जो भी बात होती है वो तर्कपूर्ण होती है। आप जो है मशीनों से चुनाव करा रहे हैं तो हाँ। उसकी पर्चियां जो है वो गिनवाइए ना। क्या दिक्कत आ रही है? क्यों नहीं गिनते? क्यों नहीं आंकड़े देते? भाई किसी उम्मीदवार को ये चुनाव आयोग जो है वो पहले जो है विपक्ष का लीडर और आपका सीबीआई और चुनाव आयोग जो है विपक्ष का लीडर, और जो सरकार होती थी वो मुख्य न्यायाधीश भारत सरकार वो चुनते थे। मुख्य न्यायाधीश को बाहर कर दिया। अब तुमने 2 आदमी अपने ले लिए, तो तुम तो अपने जितने भी ये भ्रष्ट अधिकारी है उनका साथ लेकर के अपने हिसाब से मैनिपुलेशन कर रहे हो। मेरी बात का जवाब दीजिए, चुनाव अगर निष्पक्ष है तो वो जो पर्ची है उनका मिलान क्यों नहीं होता, बताइए। ठीक है, क्या दिक्कत मैं जाटव जी एक बार फिर से आपका रुख करती हूँ। देखिए, अगर शुभेंदु अधिकारी ये कह रहे हैं कि फर्जी जो है वो आधार कार्ड बनवा लिए, तो मौजूदा सरकार ने कैसे बनवा लिए पश्चिम बंगाल में? ये काम तो केंद्र का है ना सर, केंद्र की तरफ से आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं ना, राज्य सरकार की तरफ से बनाए जा रहे हैं। देखिए, मैं आपको अभी जो बिहार में चल रहा है ना, वहाँ के कुछ जिलों की बात बताता हूँ। 5 से ज्यादा जिले ऐसे हैं जहाँ पर 120% लोगों के, मतलब 100 में से 100% आधार कार्ड की तो बात समझ में आती है, मगर 120 से 125% लोगों के आधार कार्ड बने हुए, तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। उसको जांच होने में क्या परेशानी है? ऐसा नहीं है कि एक चीज अगर आज दुरुस्त होगी तो कल उसमें कहीं कोई खामी नहीं आएगी, आती है। कि किसी तरीके से जब महसूस की जा रही है कि कुछ गड़बड़ है या कुछ गड़बड़ है, तो कहीं ना कहीं जो है ना, तो उसको सुधार करने में क्या बुराई है? आप मुझे एक बात बताओ, ये जो दोबारा जिस तरीके से सूची जो है वो वेरीफाई की जा रही है, इसमें इन लोगों को क्या परेशानी? इनके पास में तर्क नहीं है। ये जिस तरीके से मेरे से पहले जो वक्ता है, जो कि मुझे दिखाई नहीं दे रहे, उनकी भाषा और जितनी अभद्रता के साथ में ये जो बात कर रहे थे, आप उसी से इस चीज का अंदाजा लगा दो। इनके पास शब्द नहीं है, कितनी परेशान है ये लोग जो अच्छे काम हो रहे हैं देश के अंदर, जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन जो बेहतर तरीके से काम कर रहा है, इन लोगों को बहुत परेशानी हो रही है, बेचैनी हो रही है। और यही कारण है कि आने वाले दिनों में जिस तरीके से पूरे देश में ये जो वेरिफिकेशन का काम है इलेक्शन वोटर लिस्ट का, वो अपने आप जिस तरीके से अंजाम देगा, और उसके बाद में जो लोग फर्जी तरीके से बेचे हुए हैं यहाँ पर, उनको पूरी तरीके से उसमें से हम जो है देख पाएंगे, और उनको हम वोट देने की स्थिति में नहीं देखेंगे, तो इसकी बेचैनी आप देखना आगे भी इसी प्रकार से दिखाई देने वाली है। तो सही मायने में ये चौथी पास, तीसरी फेल, ये वो लोग कर रहे हैं जिन लोगों के पास में कुछ तर्क नहीं है, वो बेचैन है। ये जो इस वक्त में जो साफ सफाई का काम चल रहा है इलेक्शन वोटर लिस्ट में, उससे ये लोग बहुत परेशान। ठीक है सुमित जी, देखिए बिहार में भी कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिसका जिक्र अभी श्याम प्रकाश जाटव जी भी कर रहे थे। और देखिए बताया ही जा रहा है कि अगर 20,26,541 आबादी है तो 21,31,172 आधार कार्ड वहां पर मिले हैं छापेमारी के दौरान।
अब सवाल इस बात को लेकर है, और ये सिर्फ एक जगह की बात नहीं है, ये किशनगंज, सीमांचल के कई अन्य इलाके जैसे अररिया में, कटिहार में, पूर्णिया, कई ऐसी जगह हैं जहां पे इस तरह की चीजें देखने के लिए मिल रही है कि लोग कम है, आधार कार्ड ज्यादा है। तो क्या दूध का दूध पानी का पानी नहीं होना चाहिए? क्या नहीं एक ऐसी स्क्रूटनी होनी चाहिए जिससे ये तय हो सके कि वाकई यहाँ पर ये लोग भारत के निवासी है या नहीं है? नहीं है तो फिर उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाए, अगर है तो वो अच्छे से रहें ताकि संसाधनों पर भी उनका हक हो आगे। नेहा जी एक बात बताइए, जैसे शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं, मैं चलिए उनकी बात मान ली, शुभेंदु अधिकारी कहेंगे फर्जी पकड़े गए, तो फर्जी कहाँ से हो रहे हैं? आधार कार्ड ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, ना कि राज्य सरकार बनाती है। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट इस तरीके से फर्जी आधार बना रहा है हर राज्य में, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे पश्चिम बंगाल हो। मुझे बताइए कहाँ नहीं बन जाएंगे? अगर पश्चिम बंगाल अगर आप ये कहें कि सेंट्रल, तो ये आज से नहीं बसे हैं ना सर, ये तो 10 साल, 20 साल, 25 साल। नेहा जी सुनिए, कांग्रेस ने यही कहा था, माननीय मोदी जी की 2013 की रैली आपको ध्यान होगा गुजरात में हुई थी, तो माननीय मोदी जी ने आधार कार्ड का खोल करके विरोध करा था। नहीं बनना चाहिए, आधार कार्ड से गलत यूज होगा। आज 100% आपने हर चीज के अंदर आधार कार्ड लगाते चले जा रहे हैं, हर चीज के अंदर आधार कार्ड लगाते चले जा रहे हैं। कौन सा भाई, आप क्या चीज करना चाहते हैं? चलिए ठीक है, पहले मैं इसी पे जवाब ले लेती हूँ, फिर मैं सुनील जी का रुख करूंगी। शांत प्रकाश जी कह रहे हैं देखिए सेंट्रल का काम है, और वाकई सेंट्रल का काम है, आधार कार्ड तो वहीं से इशू होता है, तो फिर स्टेट गवर्नमेंट ने कैसे इशू कर दिया आधार कार्ड? देखिए, अगर सेंट्रल का, ये बिल्कुल ठीक बात है, सेंट्रल का काम है बनाने का, तो पुनर्निरीक्षण का काम भी तो सेंट्रल का है ना। पुनर्निरीक्षण करने में क्या परेशानी है? आज अगर हम हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो अगर उसको वेरीफाई कर रही है, तो काहे के लिए छाती पीट रही है? ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि हमारा इन्होंने जो है ना सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया, तो उसको वेरीफाई करने का भी काम जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का है। और जिस तरीके से ये बोल रहे कि पहले इसका विरोध हम लोग कर रहे थे, आज पूरा देश जो है पूरी तरीके से आधार कार्ड के ऊपर निर्भर है। आपको मालूम है, आधार कार्ड और राशन को, जब राशन कार्ड को जो लिंक किया गया तो 3 करोड़ फर्जी राशन कार्ड निकले थे देश में, जो गलत तरीके से राशन भी ले रहे थे और तमाम तरीके की जो सुविधाएं हैं उसका भी वो भोग कर रहे थे। नहीं तो ये कैसे तय होगा कि अगर ये स्क्रूटनी होने के बाद वो दोबारा उन तमाम चीजों को नहीं प्राप्त कर लेंगे जो कि ये तय करेगी कि ये देश के निवासी है या नहीं? आपने पहले पहचान पत्र बनाया, पहचान पत्र उनका बन गया, राशन कार्ड बनाया, राशन कार्ड उनका बन गया, आधार कार्ड बनाया, आधार कार्ड उनका बन गया, ड्राइविंग लाइसेंस उनका बन गया, पैन कार्ड उनका बन जाता है सर, तो फिर ये कैसे स्क्रूटनी होगी? ये भी एक बड़ा सवाल है ना। मैं वही बात बता रहा हूँ कि ये सारे क्रम चलते रहेंगे, ये दुनिया हमेशा चलती रहनी है, आप लोग और हम लोग रहे ना रहे, मगर ये सब क्रम जो है चलते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि आज अगर किसी चीज को बना दिया गया है तो 10 साल के बाद उसको रेक्टिफाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। रेक्टिफाई भी होंगे, नई तरीके की जो है ना व्यवस्थाएं और जुड़ेंगी इसमें, नए तरीके से और कैलकुलेट किया जाएगा। हाँ। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि आज जो बन गया वो कभी भी इसको बदला नहीं जाएगा। ठीक है सुनील अत्री जी, देखिए ये तो रेक्टिफाई करना पड़ेगा ना सर, और वक्त पर करना पड़ेगा, और आज अगर सरकार कर रही है तो फिर दिक्कत क्यों? ऐसा है जी, सरकार की नीयत में खोट है। हाँ। ये जो है, मेरी भाषा को किसी सज्जन ने कहा था जी अमर्यादित है। अरे प्रधानमंत्री के भाषण सुन लो ना, पता चलेगा, शर्म से सिर झुक जाएगा तुम्हारा। तुम्हारे यहाँ पर एक वहाँ से हिमाचल से वो है, क्या कहते हैं, सांसद है, बीच में नहीं बोले, बीच में नहीं बोले, प्लीज बीच में नहीं बोले, प्लीज नहीं, इस तरह से नहीं अनिल जी, सुनील जी प्लीज, सुनील जी बीच में नहीं बोले, नहीं शांत प्रकाश जी प्लीज, नहीं, जब इनके पास कोई जवाब नहीं होता तो ये डिबेट को खराब करने के लिए बदतमीजी को करते हैं। नहीं ऐसे मत करिए ना सुनील जी, प्लीज एक दूसरे पर ऐसे आरोप नहीं। देखिए जब ये बोल रहे हैं एक डेकोरम मेंटेन रखिए प्लीज, ऐसे नहीं। आप लोग दोनों इतने अच्छे, इतने दिग्गज नेता हैं सर, ऐसे मत करिए ना प्लीज। नहीं, इनको तमीज होनी चाहिए कि कोई आदमी बोल सर देखिए, आप सभी हमारे लिए सम्मानित है, और ऐसा नहीं है, शांत प्रकाश जाटव जी अक्सर रोज हमारे साथ डिबेट पे बैठते हैं, आप भी बैठते हैं सर, सबको तमीज है सर, ऐसे नहीं बोलिए आप प्लीज, अपनी बात को रखिए, आगे बढ़ाइए, फिर मैं आगे दोबारा रुक करती हूँ उनका। ये किसी बात का जवाब नहीं दे पाते, 100 साल आगे की और 1000 साल पीछे की बातें करते हैं, वर्तमान की बातें नहीं करते हैं।
इन्हें शर्म आनी चाहिए। चुनाव आयोग जो है बेईमान है एक नंबर का। वो मैं स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूँ। अरे भाई आधार बनाया था, किस लिए बनाया था आधार? जब कांग्रेस की सरकार थी आधार नहीं चलेगा, आधार नहीं चलेगा, फिर उसके बाद आधार के गुण गा रहे हैं। तो ये यही तो सवाल है कि अगर ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री की नियम साफ नहीं है, सुनील कश्मीर में इतने नागरिक मारे गए, हाँ। वहाँ से बीच नहीं में सुनील अत्री जी पहले मेरी बात सुने, सवाल सुन लीजिए। अगर आधार कार्ड आप लोगों ने बनवाया सर, तो आधार कार्ड उन रोहिंग्याओं का, उन लोगों का बनाने के लिए फिर बीजेपी ही जिम्मेदार क्यों है, या मौजूदा केंद्र की सरकार ही जिम्मेदार क्यों है, जिससे बार बार ही कहा जा रहा है कि देखिए आधार कार्ड तो केंद्र की जिम्मेदारी है। तो केंद्र की जिम्मेदारी है तो ऐसा तो नहीं है कि आज उन लोगों ने आधार कार्ड बनवा लिया तो स्क्रूटनी क्यों नहीं होनी चाहिए, रेक्टिफाई क्यों नहीं किया जाना चाहिए सर? तो चुनाव के टाइम ही किया जाएगा क्या? चुनाव तो सर पश्चिम बंगाल में 1 साल बाद है। नहीं, पश्चिम बंगाल में है, यहाँ है। आपने महाराष्ट्र में देखा था चुनाव दो मतलब शाम के 6 बजे सर 5 साल में लगातार चुनाव होते हैं ना देश भर में। तो 10 दिन तक आंकड़े नहीं दे पाया था चुनाव आयोग। आपको मालूम होगा दिल्ली के अंदर एक भारतीय जनता पार्टी के सांसद के घर पे 210 वोटें थी। ये आधार कहाँ गया? ये तो दिल्ली की कैपिटल बता रहा हूँ, लुटियन जॉर्ज की बातें हैं। आपको भी मालूम है भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा के अंदर एक सांसद के घर पर 252 वोटिंग वो थे, क्या कहते हैं, मेंबर, जहाँ पर उनकी वोट बने थे जाली। तो चुनाव आयोग बैठा, चुनाव आयोग खुद चोर है। सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने कहा जो तुम कागज मांग रहे हो वो मैं भी नहीं दे सकता। देखिए चुनाव आयोग पे बार बार सवाल उठते हैं श्याम प्रकाश जाटव जी, और देखिए सुनील जी भी इस बात को ही कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर एक सेकंड में सर आ रही हूँ सुनील जी, ये कह रहे हैं ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे जरूरत है। एक सेकंड सुनील जी मैं क्योंकि कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हूँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ट्रांसपेरेंसी सर यहाँ पे जरूरत है, यहाँ पे स्क्रूटनी की जरूरत है, यहाँ पे चाहिए कि बिल्कुल पारदर्शिता होनी चाहिए, तो पारदर्शिता तो वहां पे भी होनी चाहिए जब चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होती है सर। वहाँ सीजीआई का नाम हटा दिया गया पैनल से, वहां पे भी तो चाहिए ना कि बहुत पारदर्शिता हो, चीजों में निष्पक्षता हो। नेहा जी, जब कांग्रेस की सरकार थी ना, उस वक्त में जो इलेक्शन कमीशन के जो चेयरमैन हुआ करते थे, आयुक्त जो हुआ करते थे, उन लोगों को वहां से कार्यकाल पूरा होने के बाद में कांग्रेस ने राज्यसभा में मौका दिया, गवर्नर बनाया। इस प्रकार की घटनाएं हम लोगों ने देखी है। किस तरीके से इलेक्शन कमीशन का बेजा इस्तेमाल कांग्रेस ने किया, इस प्रकार की जो है ना, आप पीछे का अगर इतिहास बना लें तो तमाम लोग जो हैं उसमें लिप्त हैं। इसलिए कांग्रेस इस चीज के ऊपर कतई ये न कहे कि इन्होंने बहुत जो है ना निष्पक्ष जो है वो चुनाव आयुक्तों का जो वहां पर तय किया। आज इस वक्त जो इलेक्शन कमीशन का जो हमारा पूरा वो काम चल रहा है, वो बेहद बहुत ही पारदर्शी तरीके से चल रहा है, और किसी भी प्रकार का किसी को भी बेजा इस्तेमाल करने के लिए कहीं पर भी नहीं किया जा रहा है। आज इलेक्शन कमीशन जो है वो पूरी निष्पक्षता के साथ काम कर रहा है। इस चीज को अभी नहीं, आने वाले समय में अगली पीढ़ी भी ये सर देख रही है, देश की जनता जो हुआ है वो भी देखा है, जो हो रहा है वो भी देखा है, और जो होगा वो भी देखेगी। और वक्त आने पर इसमें कोई दो राय नहीं है, जवाब जनता देती है और उसी का जवाब सर्वोपरि होता है। बहरहाल वक्त की कमी है, माफ कीजिएगा सर, वक्त नहीं दे पाऊंगी। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। लोकतंत्र में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।